मुजफ्फरनगर दंगे को लगभग पूरे 10 साल होने वाले हैं। अब जो दंगा पीड़ित जो मुसलमान या हिंदू परिवार जो थे, उनकी आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो क्या आर्थिक स्थिति है और किन कारणों से दंगा हुआ था? दंगे का भारत में एक इतिहास है। उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप दंगों को देखेंगे तो ये एक विशेष रूप से मुस्लिम के लिए एक राष्ट्रीय व्यक्तिगत आय का स्रोत है। 1947 से पहले जितने यानी मार्च 1947 में जितने पाकिस्तान और यानी उस वक़्त के पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में दंगे हुए थे, हिंदू लोगों के मकान खाली करके उन पर कब्जे किए गए थे, उनकी संपत्ति हड़प ली गई थी। इसके उपरांत जितने भी भारत में दंगे हुए पड़े, चाहे वो भागलपुर, मुरादाबाद, भिवंडी, जमशेदपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, बनारस, इन दंगों का एक इतिहास रहा। लेकिन इन ऐतिहासिक दंगों में ये नगरीय क्षेत्र के दंगे थे। मुजफ्फरनगर दंगे की विशेषता ये थी, 2013 के दंगे में विशेष ये था कि ये दंगा गांव में ही शुरू हुआ और गांव तक ही ये फैला। हालांकि इसका क्षेत्रीय नगरीय क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ, नगर में भी 4-5 हत्याएँ हुई थी, लेकिन विशेष रूप से इसका जो एक क्रम भूमि थी वो ग्रामीण क्षेत्र था। इस दंगे का प्रभाव ये हुआ, भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये लगा कभी आने वाले समय में, भविष्य में अगर पूरे सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से सांप्रदायिकता की आग में जल गया तो मात्र इनके पास, ये उत्तर प्रदेश सरकार के पास मान लो उदाहरण स्वरूप 1 लाख पुलिस और 1.5 लाख गाँव, इसी हिसाब से लगभग इनकी सारी फोर्स भी कम पड़ जाएगी। तो आप विशेष ये देखिए कि 7 तारीख में दंगा हुआ और 7 तारीख में ही सेना बुलानी पड़ी, चूँकि जब ये ग्रामीण क्षेत्र में दंगे हुए जिसमें लोगों की जानकारी में मात्र यह साहब यानी कुटबा, कुटबी, काकड़ा, फुगाना, लिसाड़, बहावड़ी, इन क्षेत्रों से मुस्लिम पलायन करके गया था, जबकि यथार्थ ये नहीं है। जो मुसलमान बाहुल गांव क्षेत्र थे जहां 90% मुस्लिम थे, उस दंगे के डर से वे भी गांव छोड़कर जंगलों में चले गए थे। विशेषता ये थी इस दंगे की, यही कारण था। अब जब इसकी परिणति सामने आई, यानी इस पर कितने सौ करोड़ रुपए खर्च हुए, पहले इन्होंने मारपिटाई का दंगा का पैसा लिया, यानी जख्मी होने का, आगजनी के हुए, उसके बाद इन्होंने मकान तोड़ने के पैसे लिए, फिर अंत में इन्होंने पुनर्वास के नाम पर 5-5 लाख रुपए लिए। इनमें अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसका, जैसा मान लो इसकी मूल्यांकन इस पूरे मकान का 5 लाख रुपया, उसने कुल पैसा लिया 55 लाख रुपया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने 20-25 लाख रुपए तो आमतौर से सभी ने लिए थे। जिस दंगे की परिणति के रूप में मुसलमान धनाढ़ होता चला गया, जो लोग हिंदू विस्थापित हुए थे, ऐसे जो मुस्लिम बहुल गाँव से हिंदू बहुल जैसा बसी या शाहपुर के आसपास से विस्थापित हुए थे, वे आज भी उससे पहले से भी बुरी स्थिति में रह रहे। तो इस दंगे की विशेषताओं पर अगर आप पूरा इसका एक मतलब सामरिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अगर इसका विश्लेषण करें तो ये दंगा मुसलमान के लिए एक आय का स्रोत है। मैं मुसलमान जो तथाकथित, ये सत्य है कि वो गांव छोड़ कर चले गए, विस्थापित हुए, लेकिन उनकी आय के स्रोत, उनका धन संकलन, उससे आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो एक आय का स्रोत, और दंगा जो है एक वो प्रॉफिटेबल स्कीम का एक हिस्सा। इस योजना में अच्छा पैसा कमाया जा सके और उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार के अलावा विदेशों से आने वाला चंदा ज़कात के नाम पर, उसके बाद पूरे ढांचे को ख़राब करने के लिए एनजीओ के माध्यम से भी पैसा आया। तो ये एक ऐसी आय का स्रोत है जिसका कोई एंड नहीं है। और उसका सबसे बड़ा लाभ यह है, अब वही लोग आर्थिक रूप से संपन्न होकर राजनीतिक क्षेत्र में सफल होंगे, यही उनका मुख्य आधार है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, वर्तमान समय में जो लोग दंगे से पीड़ित हुए थे, हिंदुओं की हालत लगातार पहले से ज़्यादा ख़राब है। वे लोग जो मुसलमान दूसरी जगह विस्थापित हुए थे जाकर, उनकी आर्थिक हालत, हालांकि मुसलमान तो यही कहता रहेगा कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि ये तो उसका धन लेने का, पैसा लेने का आर्थिक आधार पर एक तरह का अपनी योजनाओं का हिस्सा, वरना दंगे से मुसलमान हमेशा लाभान्वित होता है। वर्तमान में आपने नूह को देखा, अभी इसमें 5 हिंदू मरे, 1 मुसलमान मरा। इस सारे दंगे की परिणति ये होगी, कभी विदेशों से जमाते तबलीग जमात, जो जमात इस्लामी या अलग अलग जो संगठन है, TRT का, तुर्की का संगठन है, कैंपों की शक्ल में आवेंगे, वो लोग इन पर आकर इनकी आर्थिक मदद करेंगे। फिर आखिर में जब ये लोग आपस में ही एक दूसरे के जो बहुल गाँव, मतलब मुस्लिम बहुल गाँव, वे आतंकवाद के नाम पर सरकारी ज़मीन पर जाकर बस जाएंगे कि साहब हमें छोटे मकान में डर लगता है, इसलिए हम सरकारी ज़मीन पर आगे बस गए। तो उसमें तहसीलदार या दूसरे जो भ्रष्ट कर्मी, वो भी अपनी आय का इसमें से स्रोत निकालेंगे।
ये एक दंगा एक पूरी योजनाओं का हिस्सा। अच्छा, कैराना क्षेत्र में जो दंगा हुआ शामली क्षेत्र में, वहाँ लगभग वन विभाग की सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है उस पर अभी भी कैंप, जिन पर कैंप लगाए गए थे पीएफआई के लोगों ने, जहाँ पर कैंप लगाए थे, उन पर पक्के निर्माण हो गए हैं। विस्तृत रूप से इसकी पूरी मैंने एक अलग सा आईए लगाई थी, यानी इंटरवेनिंग एप्लीकेशन, क्योंकि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी एक रीट डाली थी 179 नंबर से 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे पर, जिसमें मैंने पूरी एक कहानी बताई थी माननीय उच्चतम न्यायालय में। मुसलमान कैसे सरकारी पैसे का धन आहरित करता है, कैसे लूटता है अधिकारियों के साथ मिलकर, उसी की परिणति के रूप में मैंने एक आईए लगाई थी अलग से, वन विभाग की भूमि को अवैध कब्जे। उसके अलावा वन विभाग के अलावा जो सरकारी ज़मीन की श्रेणी 6 की भूमि थी, जिसमें खत्ते तालाब, उन पर भी अवैध कब्जे लगभग सभी गाँवों में 2013 में किए गए थे। लेकिन विशेष रूप से अगर वन विभाग की भूमि का हम आंकलन करें, जिसमें मंसूरा, सुनेटी, अनेक गाँवों में उनकी अगर भूमि का मूल्यांकन करें तो वो करीब कई सौ करोड़ रुपए की ज़मीन है, जिस पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी, धार्मिक संस्थानों के, मदरसों के निर्माण हुए, मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसमें पैसा टीआरटी नाम के कुछ कैंप आते थे अलग से, उनका मैं बहुत प्रॉपर्टी उनका सिस्टम नहीं जानता, लेकिन जिनकी परिणति बाद में आई थी कि ये पीएफआई से समर्थित हैं और उन्हीं के माध्यम से ये दंगे में इंक्लूड हुए, मतलब हिस्सेदारी की थी उन्होंने। वे कैंप आज भी उसी वन विभाग की भूमि पर काबिज हैं। वन विभाग या कोई भी अधिकारी इन सब दंगों की मतलब के कब्जा हुई ज़मीन आज तक सार्वजनिक भूमि को खाली नहीं करा पाया। ये चूँकि ये प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा, जब ये समाजवादी थे सभी अधिकारी, आज ये माननीय योगी जी की सरकार में योगी जी के समर्थक हैं। वरना जब इसी दंगे की एक किताब लिखी गई थी, एवरीडे कम्युनलिज्म इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, सुधा पई ने लिखी थी, ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हुई, तो उसमें मैंने एफआईआर के लिए डाली थी, जिसे इन्होंने पंजीकृत नहीं किया था। उसमें जो इन्होंने झूठ लिखा था, जो पाश्चात्य में हमेशा कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का एक इतिहास, जो भारत के ढांचे को विशेष रूप से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए अपने साहित्य का सर्जन करते हैं और फिर उन्हें शोधार्थी के रूप में प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो उसका किताब का मंगा कर अवलोकन कर सकें। उसमें लिखा था कि लिसार्ड और कुछ गाँव में मुसलमानों को आरा मशीनें, वुड कटर मशीन से काट दिए गए। इन मूर्ख विद्वानों से ये नहीं पूछा किसी ने, क्योंकि मेरे पास सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, अगर उन्हें आरा मशीन से काटा जाता तो उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं आरा मशीन से कटने के। हाँ, निश्चित रूप से उनके डंडे, लाठी, पलकटी, इस तरह के जो कट के निशान थे वो लगता था तेजधार हथियार, न कि वुड कटर मशीन। मुजफ्फरनगर दंगे के एक चश्मदीद आप गवाह भी हैं और शिकायतकर्ता भी हैं। उस समय जो पैसे की बंदरबाट हुई, नाबालिग लड़कियों के 12-12 साल की लड़कियों की शादियां हुई, वो क्या प्रकट? ये हमारी एक ऐसी स्कीम का हिस्सा था। हमने उनमें जो लड़कियां थी लगभग 18, 17, 16, 15, 12 साल की, उनकी सब की हमने शादी दिखाई। शादी के नाम पर अलग से मुख्यमंत्री विशेषाधिकार कोष, उससे पैसा आया। जब मैंने उनकी आय का, उनकी उम्र का एक सर्टिफिकेट आरटीआई में मांगा तो उसका वो बाद में काफ़ी पैसा वापस हुआ था, चूँकि उनकी उम्र 12 साल 14 साल थी। इससे अलग एक 2013 में ही विशेष रूप से एक बुखार फैला था, मलेरिया की एक वेरिएंट था एक, तो उसमें कुलेड़ी या खतौली, जहाँ मैंने उनकी अलग अलग रिपोर्ट ली थी, एक गांव में करीब 20-20 मतलब मौत हुई थी बच्चों की। तो मैंने पूछा इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ, जो आपने बताया कि इतने बच्चे कब्रिस्तान में इन कैंपों से दबाए गए और इन्हें 2-2 लाख रुपए विवेकाधिकार मुख्यमंत्री कोष से दिए गए थे। तो कोई रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी थी, कुछ उसमें बाद में पैसा रोक दिया गया था, लेकिन कुछ को देने के लिए प्रशासन मजबूर था। जब दंगा जब शांत हुआ तो उसके बाद सेना यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रही, उसका क्या कारण आप मानते हैं? सत्य यह, चूँकि ये विभागीय मामला न, उस पर मैं ऑथेंटिक रूप से बोल सकता, वरना मेरे संज्ञान में आया था, चूँकि मैंने काफ़ी इसमें लिखा पढ़ी की थी, कैसे मुसलमान और एनजीओ फंसा में। इस पूरी फाइल को माननीय आशुतोष पांडे, जो उस वक्त यहाँ दंगे के विशेष रूप से कार्यभारी अधिकारी बना के भेजे गए थे, उन्होंने ये पता चला था कि उन्होंने हैदराबाद में इस दंगे की उस पूरी फाइल को ट्रेनीज़ को ये सिखाया और बताया था। और देखिए, दंगे में एनजीओ और इस समाज के ढांचे को ख़राब करने वाले लोग कैसे हम लोगों को फंसाते हैं, और इस पर प्रकाश डाला गया था बाकायदा ये दंगे की परिणति पर। इससे भी अलग एक, चूँकि मैंने अभी बताया भारत में इस तरह का ग्रामीण अंचल का दंगा ये पहली बार हुआ था 47 के बाद। तो इसमें सेना ने काफ़ी, चूँकि 7 तारीख में ही सेना आ गई थी, लेकिन शायद 15 मतलब कई दिन वो रुकी थी यहाँ, और जिसमें काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी भी मुजफ्फरनगर में पदार्पण हुआ था। क्योंकि इस दंगे की विशेषता ये थी कि इसके पीछे ये सोच थी, अगर कभी आने वाले भविष्य में भारत का इस तरह से सामाजिक ढांचा ग्रामीण अंचल में ये सांप्रदायिकता फैल गई,
तो इसके परिणाम किस स्तर तक घातक होंगे। तो पूरे दंगे में देखा गया था, चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कि मुसलमानों की मदद करने के लिए पीएफआई जैसे संगठन, कई और संगठन जो है विदेशों से भी चंदा आया था, लेकिन हिंदू जो पीड़ित है उसमें प्रभावित हुआ, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं उसकी है। परिणति या उसका एक जो पक्ष आप इससे जान सकें कि उस वक्त डीजी नागर थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो सब लोग मुजफ्फरनगर में थे। अगर आप पूरी देखेंगे तो मेरे पास उस दिन की जीडी है पूरी मंसूरपुर की, जहाँ पूर्व बालियान में 4 जाटों के ऊपर पत्थरबाजी करके हत्या की गई थी, क्रश करके। उससे ये आपको लगेगा कि जिसमें दंगे के एक दिन पहले भी झगड़ा हुआ था पूर्व बालियान में, तब भी प्रशासन द्वारा ये कह दिया गया था कि जहाँ हिंदू के मरने की संभावना हो वहाँ पुलिस ना लगाई जाए। इसलिए एक स्पष्ट रूप से एक अघोषित योजना थी कि हिंदू को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अच्छा, कई मुस्लिम बाहुल्य ऐसे गांव हैं जहां मुसलमान जो है 90% तक है, 95% तक है, लेकिन उस गांव में भी कैंप लगाए गए थे, राहत शिविर लगाए, तो उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था, जो मुसलमान छोटे मकानों में रहते थे, सरकारी ज़मीन को कब्जाने के लिए उन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर आकर कब्जा करके दर्शा दिया था कि हम भी पीड़ित हैं दंगे से। ये बड़ी विचित्र घटना थी। उसमें ऐसे आपको अनेक लोग मिल जाएंगे जो यानी 90% से ऊपर जिनकी आबादी गाँव की मुस्लिम, जो सबल थे, जो आर्थिक रूप से लैंड होल्डिंग जिसके ने पूरा भूस्वामित्व मुस्लिम के पास है, उसके बाद भी वो गरीब थे और मजलूम थे। अच्छा, कुल मिला के इसका अगर रिजल्ट निकाला जाए कि मुजफ्फरनगर दंगे का मुसलमान और हिंदू जो इससे प्रभावित हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आज क्या स्थिति है? उसका पूरा अगर आप मूल्यांकन करें तो सैकड़ों करोड़ रुपया मुसलमान पर खर्च होने के उपरांत भी, जिसका मात्र 5% भी हिंदू पीड़ित पर खर्च नहीं हुआ था, तो उससे आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा प्रशासन की दोहरी नीति, न्यायिक व्यवस्था का पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना और राजनीतिक रूप से मुसलमान का एकीकृत होना, ये हिंदू के लिए बेहद हानिकारक है।